नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर काशीपुर उधम सिंह नगर में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअली प्रतिभाग किया। इस मौके पर उन्होंने विभाजन स्मृति स्मारक स्थल का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने देश के विभाजन का दंश झेलने वाले को नमन करते हुए कहा कि 14 अगस्त 1947 का दिन हम कभी नहीं भूल सकते, जब मजहब की आड़ में भारत को दो हिस्सों में बांट दिया गया। जहां 1 और 15 अगस्त 1947 को पूरा देश आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था, वहीं इससे ठीक एक दिन पहले ही देश को दो टुकड़ों में बांट दिया गया। करोड़ों लोगों को विभाजन की विभीषिका से गुजरते हुए अपने घर, गांव, खेत खलिहान, दुकान, व्यापार और अपनों से बिछड़कर शरणार्थी के रूप में रहने को मजबूर होना पड़ा। आगे सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत का समग्र विकास हो रहा है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर, परंपरा और मूल्यों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में कई कार्य किए जा रहे हैं। नैनीताल जिला पंचायत चुनाव के दौरान हुई घटना को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसे कांग्रेस की सोची समझी साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का घोर अपमान है। कांग्रेस जहां एक और बीजेपी पर उनके समर्थकों का अपहरण और मारपीट करने का आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी कांग्रेस के लोगों पर उनकी समर्थित प्रत्याशी के साथ मारपीट करने और मतदान स्थल पर अराजकता फैलाने का आरोप लगा रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने न्यायालय से भी गुहार लगाई कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और वहां निष्पक्ष शांतिपूर्ण मतदान करवाने की दिशा निर्देश जारी करें। आज नैनीताल के अंदर शांतिपूर्ण चल रहे मतदान को जिस प्रकार से कांग्रेस के गुंडों द्वारा एक गिरोह के रूप में उसको प्रभावित करने का प्रयास किया, वहां हुदंग मचाने का प्रयास किया, इसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूं। और मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस नेताओं को, नेता प्रतिपक्ष वहां के विधायक किस प्रकार से क्या माहौल बनाने में उन्होंने वहां काम किया है। आखिरकार 15 निर्वाचित सार्टिफिकेट के हाथ में कैसे आए, वो तो मतदाता के हाथ में होनी चाहिए। इस प्रकार का माहौल बनाकर वहां वातावरण खराब करने का काम इनका लगातार कई दिनों चल रहा था। आज एक आक्रोश वहां पर उन्होंने दिखाया और जिस प्रकार से हमारे वहां की जो प्रत्याशी है उसको मारने का काम किया, उसको झपटने का काम किया, सदस्यों को उसके हाथ से छीनने का काम किया। इस प्रकार के वातावरण की मैं घोर भर्त्सना करता हूं और मैं माननीय न्यायालय से भी अपील करना मांग करना चाहूंगा कि माननीय न्यायालय वहां के शांतिपूर्ण मतदान को के लिए दिशा निर्देश दे और जिस प्रकार का ये वातावरण बना है, वातावरण ठीक होने की आवश्यकता है कि ये किसी भी रूप में मान्य नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। और मैं इस पूरे घटनाक्रम की भर्त्सना करता हूं। कांग्रेस के लोगों से कहना चाहूंगा कि इस प्रकार का माहौल बनाकर लोकतंत्र को अपमानित करने का काम न करें। मॉनसून सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने देहरादून विधानसभा में अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल और प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में सत्र के दौरान सुरक्षा और कई अन्य अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि 32 विधायकों ने 547 प्रश्न सदन में प्रश्नकाल के लिए लाए हैं। अभी तक 3 विधेयक भी प्राप्त हो चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन की कार्रवाई चाहे देहरादून विधानसभा में हो या फिर गैरसैंण के भराड़ीसैंण में हो, दोनों जगह इसकी तैयारी है। ये बात इसलिए सामने आ रही है क्योंकि इस समय उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं ज्यादा बढ़ रही है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अभी तक किसी विधायक ने गैरसैंण में विधानसभा सत्र आहूत किए जाने को लेकर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा कि चुनौतियां चाहे जो भी हो, जीवन में चुनौतियां आती हैं और सभी लोग उनका सामना करते हैं। जी, आज हम लोगों ने जो हमारे रूटीन में होती है सुरक्षा बैठक सत्र से पहले, उसको आज हमने किया है। उसमें सारी चर्चाएं हुई हैं, सुरक्षा से लेकर आवास से लेकर किस तरह से पानी बिजली की वहाँ पे सुविधाएं रहेंगी और जो हमारे साथ स्टाफ चलेगा, जो लोग वहाँ पे पहुँचेंगे उनके लिए किस तरह से हम सुविधाएं दे सकते हैं ताकि जो सत्र चले वो ठीक से चले और सभी को, किसी को भी वहाँ दिक्कत ना हो। यही सारी चीज़ें हम लोगों ने आज डिस्कस की। आपको बता दें कि मानसून सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा में अहम बैठक की, जिसमें मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही सुरक्षा को लेकर भी चर्चा इस दौरान की गई। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने
कहा कि सत्र में सुरक्षा समेत कई अहम विषयों पर आज चर्चा की गई है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने विधानसभा में मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर अहम बैठक की। बता दें कि 19 अगस्त से गैरसैंण के भराड़ीसैंण में सत्र आहूत होने जा रहा है। ऐसे में सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा में अहम बैठक की है। देहरादून में बैठक आयोजित हुई। सत्र में सुरक्षा समेत कई अहम विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान कई अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने विधानसभा में अहम बैठक की है। मानसून सत्र की तैयारी को लेकर ये बैठक की गई है, जिसमें उन्होंने जानकारी भी दी। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल भी बैठक में मौजूद रहे। सत्र में सुरक्षा समेत कई अहम विषयों पर चर्चा की गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, मानसून सत्र की तैयारी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने बैठक की है, ऐसे में क्या कुछ निर्देश दिए गए? देखिए शिखा, जिस तरह देखा जाए कि गैरसैंण में सत्र होना है और ऐसे में सत्र को लेकर के तमाम तैयारियां होती हैं, तमाम जो वहां पर ले जाना होता है सरकारी तंत्र को, इसके साथ साथ सुरक्षा के लिहाज से हो या वहां पर बैठक होनी हो, तमाम तैयारी को लेकर एक बैठक जो है सुरक्षा के लिहाज से की गई है, जिसमें तमाम अधिकारी मौजूद रहे और सभी ने जो है बैठक में जो है जो निर्देश जो है विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने दिए हैं उनका पालन करने के लिए कहा गया है। और अगर देखा जाए तो क्योंकि अभी जो है आपदा जैसे हालात है अली कि इस सवाल पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गैरसैंण में हो या देहरादून में हो, ये देखने वाली बात है, लेकिन गैरसैंण में भी सत्र होगा क्योंकि अभी तक गैरसैंण से के बजाय देहरादून में करने के लिए किसी ने नहीं कहा है। लेकिन आइंदा वक्त जो भी फैसला आएगा उस पर आकर निर्णय लिया जाएगा, लेकिन तैयारी दोनों तरफ की जा रही है। जी योगेश, हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। गदरपुर के खंड विकास अधिकारी कार्यालय में आज 3 पदों पर मतगणना हुई, जिसमें 40 लोगों ने मतदान किया और तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रत्याशी विजय रही। इस मौके पर रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने कहा कि बीजेपी का परचम लहरा रहा है। मोदी सरकार और धामी सरकार की नीतियों में विश्वास के चलते बीजेपी ने तीनों सीटों पर जीत हासिल की है। इस मौके पर बोलते हुए बीजेपी नेता प्रीत ग्रोवर और निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख ज्योति ग्रोवर ने कहा कि उनके पिता स्वर्गीय कुशल ग्रोवर के किए हुए कार्यों का प्रतिफल आज मिला है और क्षेत्र की जनता का हम धन्यवाद करते हैं। राज्य और केंद्र सरकार के कार्यों को हम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेतागणों का और प्रदेश नेतृत्व का, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का और तमाम ज्येष्ठ श्रेष्ठ नेतागणों का और संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारे पे भरोसा किया और हमें आज यहां पहुंचाया है। इसके लिए मैं पुनः उनका धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आपने देखा, ये चुनाव नहीं था, ये एक लड़ाई थी। ये सत्य की लड़ाई थी और आज सत्य की जीत हुई। लोगों के लिए था जिनको लगता था यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, यहाँ की जनता स्वच्छता के साथ नहीं है, यहाँ की जनता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ नहीं है। यहाँ की ये परिणाम जो बताता है कि इससे रुद्रपुर और गदरपुर विधानसभा की जनता, ग्रामीण जनता जो है वो पूरी तरीके से अगर है तो वो है भारतीय जनता पार्टी के साथ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व के साथ, सांसद अजय वर्गीय जी के साथ और एक स्वच्छता की राजनीति। देहरादून में जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव परिणाम घोषित हो गए, जहां दोनों ही सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर सुखविंदर कौर ने 17 वोटों से जीत दर्ज की, तो वहीं जिला पंचायत उपाध्यक्ष पद अभिषेक सिंह ने 18 वोटों से बाजी मारी है। गलत तरीके से बदलने का काम किया। कांग्रेस के लोगों ने उस दिन मन बना दिया था धामी सरकार को सबक सिखाना है। मैं कांग्रेस के एक साथी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, एक साथी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जीत हमारी बहुत बढ़िया जीत हुई है हमारी, और मैं आदरणीय प्रीतम सिंह जी का धन्यवाद करना चाहूंगी, चमन सिंह जी का धन्यवाद करना चाहूंगी और कांग्रेस के कार्यकर्ता सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। बता दें कि उत्तराखंड में 7 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव परिणाम घोषित हो गए हैं। ऐसे में ज़्यादातर सीटें बीजेपी के कब्जे में रही, तो वही कांग्रेस ने भी सीट हासिल की है। जबकि देहरादून की बात करें तो देहरादून में
सुखविंदर कौर की जिला पंचायत अध्यक्ष पे जीत हासिल हुई है। उपाध्यक्ष पद पर अभिषेक सिंह ने जीत हासिल की। आपको बता दें कि 7 जिलों के जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं। बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिली। हालांकि बीजेपी ने ज़्यादा सीट अपने कब्जे में की है दोनों, और वहीं जब देहरादून की बात करें तो देहरादून में दोनों ही सीटों पर कांग्रेस ने बाजी मारी है। अध्यक्ष पद पर सुखविंदर कौर की जीत हुई है, जबकि उपाध्यक्ष पद पर अभिषेक सिंह ने बाजी मारी है। आपको बता दें कि देहरादून में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित रतूड़ी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, 7 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव परिणाम घोषित हुए हैं, ऐसे में किस पार्टी का दबदबा ज्यादा देखने को मिला? बताऊं तो चूंकि 12 जनपदों में 33 पंचायत के चुनाव हुए थे, जिसके तहत अगर हम बात करें तो 5 जनपदों में जो है निर्विरोध पंचायत जो अध्यक्ष हों या फिर ब्लॉक प्रमुख हों वो उन्होंने बीजेपी को समर्थन दे दिया था। यानी बीजेपी ने वहां पर 5 जनपदों में जिला पंचायत अध्यक्ष की बात हो या ब्लॉक प्रमुख की बात हो, वहाँ पर उन्होंने चुन लिए थे, बना लिए थे अपने। उसके पश्चात चूंकि आज चुनाव होने थे, तो लेकिन आज 7 जनपदों में चुनाव हुए, जिसमें देहरादून की बात करें हम रुद्रप्रयाग की बात करें, हम चमोली की बात करें, हम नैनीताल की बात करें, बागेश्वर की बात करें, हम चंपावत की बात करें, हम इन जनपदों में चुनाव हुए थे। और खास तौर पे जो हॉट सीट थी देहरादून, नैनीताल और अल्मोड़ा की, ये हॉट सीटें थी, जिसमें हम देहरादून की बात करें, देहरादून में कांटे का मुकाबला जो था वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की अधिकृत जो प्रत्याशी हैं जिला पंचायत के मधु चौहान उनके बीच और कांग्रेस के सुखविंदर कौर के बीच था। तो उसके तहत अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी ने, चाहे हम जिला पंचायत अध्यक्ष की बात करें तो सुखविंदर कौर ने जो है जीत दर्ज की, 17 वोट उनको पड़े हैं। वहीं उपाध्यक्ष पद पर बात करें तो उपाध्यक्ष पद देहरादून में चूंकि जिला पंचायत का, वहां पर प्रीतम सिंह के जो बेटे हैं अभिषेक सिंह, उन्होंने जीत दर्ज की, उन्हें 18 मत पड़े हैं। तो ऐसे में हम देखें तो मधु चौहान जो कि बीजेपी की पूर्व 2 बार लगातार जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गई हैं और विधायक हैं, विधायक अगर हम बात करें विकास मुंडा सिंह चौहान की वो पत्नी है, ऐसे में उनकी हार हुई। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है ये, खास करके देहरादून जो जिला पंचायत हॉट सीट थी। दूसरी तरफ हम अगर हम कुमाऊं में जाएं, कुमाऊं में नैनीताल में जो है एक जिस तरीके से आज पूरा दिन अगर हम बात करें राजनीतिक उठापटक चल रही, राजनीतिक चीजें चली, वहां पर गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला, लेकिन आखिरकार वहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। दूसरी तरफ अगर हम अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा में भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है। और ब्लॉकों की बात करें, ब्लॉक 89 ब्लॉक्स हैं पूरे प्रदेश में, वहां पर हम बात करें तो ओवरऑल 60 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। अन्य सीटों पर हम बात करें तो कांग्रेस ने जीत जरूर दर्ज की है। लेकिन हम जिस तरह से हम देखें तो पंचायत चुनाव थोड़ा तरीके से परिणाम आ चुके हैं। 12 जिला पंचायत अध्यक्ष में जो है अगर हम बात करें 10 पर बीजेपी काबिज हुई है, 2 पर कांग्रेस काबिज जरूर हुई है। और कांग्रेस को हार जरूर मिली, लेकिन कांग्रेस के लिए जो अगर हम पंचायत की बात करें तो ये देहरादून की जो सीट थी ये उनके लिए नाक का सवाल बन चुका था। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी को हार मिली तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं एक बड़ा आघात इस पंचायत जो देहरादून की बात करें इसमें उनके लिए हार कहीं ना कहीं मुसीबत आने वाले 2027 चुनाव में खड़ा हो सकता है। सीखा अमित, हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। चमोली में जिला पंचायत अध्यक्ष समेत सभी विकास खंडों के ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ प्रमुख और कनिष्ठ प्रमुख के चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गए हैं। थराली विकास खंड में ब्लॉक प्रमुख पद पर कांग्रेस ने परचम लहराया। यहां कांग्रेस के ब्लॉक प्रमुख पद के प्रत्याशी और कुलसारी सीट से क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रवीण पुरोहित ने 15 मत प्राप्त कर विजय हासिल की। वहीं उनके प्रतिद्वंदी बीजेपी अधिकृत प्रत्याशी भानु प्रकाश को 7 मत प्राप्त हुए। इस विकासखंड में ज्येष्ठ प्रमुख पद पर कांग्रेस के ही नवनीत रावत और कनिष्ठ प्रमुख पद पर राजेश चौहान पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके थे। वहीं देवाल में तेजपाल रावत और न्यार बगड़ विकासखंड में निर्दलीय प्रत्याशी गणेश चंदोला ब्लॉक प्रमुख पद पर आसीन हुए। ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित हुए कांग्रेस नेता प्रवीण पुरोहित ने मीडिया से बातचीत में कहा कि थराली विकासखंड का विकास ही उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी और इस विकासखंड में शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर सड़कों की जरूरत को पूर्ण करना उनकी पहली जिम्मेदारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने भी जो है मुझे भारी मदद से समर्थन किया, मुझे विश्वास दिलाया। जनता को अपने क्षेत्र में विश्वास दिलाता हूँ कि उनके क्षेत्र में अब विकास का कार्य निरंतर जारी रहेगा और सड़क और जो हमारे आंतरिक है जो
यहाँ पर मैंने देखा है हमारी मेन सराली में हॉस्पिटल है, ये जो है एक खाली सरकारी फॉर्मेलिटी के लिए है, जो कि यहाँ भी कोई भी केस आता है तो वो ट्रांसफर किया जाता है यहाँ। इसकी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। दरवाजे में शिक्षकों की कमी है, उसकी तमाम बहुत सारी समस्याएं हैं। मेरी लड़ाई जो है आज से शुरू होती है और ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी और विकास के कार्यों को विषय। धराली में आई भारी आपदा ने जनजीवन को गहराई से प्रभावित किया है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने स्थिति पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि धराली में भारी नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार की पूरी मशीनरी लगातार मौके पर जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार से भी पूरा सहयोग मिल रहा है। मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का विशेष धन्यवाद किया, जिन्होंने इस मिशन में हर संभव सहायता प्रदान की। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता ज्यादा से ज्यादा प्रभावित लोगों को जल्द सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना है। देखिए, जय सत्र भरारी सैन में घोषित है और मुझे उम्मीद है कि हमारा जो सत्र है वो भरारी सैन में ही होगा। धराली में जिस तरीके से जो आपदा आई है वहाँ पर कितना और जिस तरीके से जो कितना नुकसान जो है उसका देखिए, नुकसान आपको मालूम है 5 तारीख को जो आपदा आई थी उससे बहुत भारी नुकसान वहाँ पर हुआ है। लगातार सरकार की सारी मशीनरी वहाँ पर लगी हुई है, रेस्क्यू मिशन चल रहा है। केंद्र सरकार में माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का धन्यवाद करूँगा, जिन्होंने पूरी असिस्टेंट इस रेस्क्यू मिशन में दिया है। हमारी पूर्ण कोशिश यही है कि जो मिसिंग लोग हैं उनको जल्द से जल्द रिकवर किया जा सके और वहाँ पे फिर रिहैबिलिटेशन का काम कैसे चलाया जा सके उस पर हम फोकस करें। उनके परेड ग्राउंड में 15 अगस्त की तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। एक और परेड की रिहर्सल जारी है तो दूसरी ओर संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इस बीच पुलिस की ओर से भी कार्यक्रम को लेकर खासा इंतजाम किए गए हैं। इसी को लेकर हॉर्नबिल टीवी ने एसएसपी देहरादून से की खास बातचीत। एसएसपी अजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह की तैयारियां हैं 15 अगस्त को लेकर के? निरीक्षण आप लोग कर चुके हैं? हाँ, देखिए 15 अगस्त के जो स्वतंत्रता दिवस पर हमारी तैयारियां ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी हैं। आज ग्रैंड रिहर्सल भी थी, जो संयुक्त जो परेड है हमारे, जिसमें आईटीबीपी और अन्य पुलिस के जवान हों, चाहे हमारे महिला बैंड है और आईटीबीपी का बैंड, सभी रिहर्सल इसमें आज हो गई है। और जो भी तैयारियां यहाँ एक भव्य आयोजन के लिए ज़रूरी हैं, चाहे सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे वो आयोजन की दृष्टि से हो, तो सभी रिहर्सल कर ली गई। अभी इसमें भी उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक करके और जो पदक विजेता जिनका नाम फाइनल हो रहा है उनके भी एक रिहर्सल इस तरह से करा के सभी तैयारी कर ली गई हैं। मेन इशू हमारा रहता है कि परेड एक भव्य परेड होती है, वो अच्छे से हो, उसमें कोई त्रुटि ना हो, साथ ही साथ जो है सुरक्षा की दृष्टि से भी कहीं कोई दिक्कत ना है। सर, ट्रैफिक को लेकर के क्या कुछ व्यवस्थाएं आप लोगों के द्वारा बनाई गई हैं, क्योंकि जीरो जोन अक्सर ये क्षेत्र रहता है? हाँ, देखिए ट्रैफिक प्लान में चूँकि यहाँ पर जो परेड ग्राउंड का आउटर जितना भी रखा है वहाँ पर व्हीकल्स अलाउड नहीं होंगे। सिर्फ जो पास होल्डर्स हैं या जो वीआईपी गाड़ियाँ हैं जिनको पास इशू वही आएंगे। बाकी सभी जगह पार्किंग अलग अलग चिन्हित की गई है, जिसको अभी मीडिया में सभी जगह जो है उसको शेयर कर दिया जाएगा कि पार्किंग की व्यवस्थाएं क्या क्या रहेंगी। क्योंकि इस बार जिस तरह देखा गया कि काफ़ी सारे लोग सुबह ही प्रातः गाड़ियों को लेकर आ जाते हैं यहाँ पर, तो इस बार पार्किंग जो आउटर कॉर्डर में परेड ग्राउंड के पास वर्जित रहेगी और अलग अलग पार्किंग स्थल पर हमारा अभी ट्रैफिक प्लान से जारी कर दिया जाएगा। सर, क्योंकि नदी नालों का जलस्तर जैसे बढ़ा हुआ है, ऐसे में देखा जा रहा है कि देहरादून पुलिस भी पूरी तरह से एक्टिव है। किस तरह के दिशा निर्देश आपकी ओर से जारी किए गए हैं? देखिए, आपदा के समय में चाहे वो देहरादून हो चाहे पूरे उत्तराखंड की बात भी देखें तो हर जगह जो हमारी एजेंसी आपदा का जो प्रबंधन है वो सक्रिय है। खासकर देहरादून में भी जो आपदा कंट्रोल रूम है वहाँ के डेडिकेटेड ऑफिसर्स राउंड द क्लॉक बैठ रहे हैं और कहीं भी कोई सूचना आती है, खासकर जब जलस्तर बढ़ता है या तेज़ बारिश होती है, तो उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाना, जो नदी नालों के किनारे रहते हैं, साथ ही साथ उनको अवेयर भी कर रहे हैं कि आप जब तेज़ बारिश हो तो नदी के किनारे ना जाए। तो इस सब अवेयरनेस के साथ साथ उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने का काम भी जब तेज़ बारिश आ रही तो उनको लगातार किया जा रहा है। सर, पुलिस के द्वारा फर्जी बाबाओं पर भी एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, जो माना जा रहा है कि पूरी तरह से फर्जी हैं, कालनेमी हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अभी एक अभियान चल रहा है इसमें ऑपरेशन कालनेमी, जिस पर सभी लोग को पता है कि जो इस तरह के ढोंगी बाबा हों या जो भेष बदल कर लोगों को ठगते हैं या महिलाओं को खासकर टारगेट करते हैं, बुजुर्गों को टारगेट करते हैं या अन्य तरीके से जो धार्मिक जो चोला उड़कर या धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, इस तरह बहुत सारे इंसिडेंट आते रहते हैं और उस पर लगातार कार्रवाई चल रही है, जिसमें बांग्लादेशी भी अरेस्ट हुआ, इसमें अन्य भी 100 के करीब लोग ऐसे लोग अरेस्ट हुए, कार्रवाई की गई है। तो लगातार ये अभियान अभी चल रहा है। सर, अगर कोई इस तरह के लोग जो आते
आते हैं सामने, किस तरह से पुलिस उनको हिदायत भी देती है, क्योंकि देवभूमि का स्वरूप नहीं बिगड़ना चाहिए, जिसको लेकर के आप लोग लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। जो देवभूमि की जो पवित्रता है, वो जो लोग यहाँ पर आस्था के लिए आते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आस्था के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ऐसे लोग को हिदायत भी देते हैं और प्रिवेंटिव एक्शन भी करते हैं। और लगता है कि इसके साथ कोई अपराध या अपराध कारित करने की संभावना है तो उसको हम पाबंद मुचलका भी करते हैं और उसको गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी करते हैं। जी, धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए एसएसपी देहरादून अजय सिंह जी हमारे साथ थे, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह की कार्रवाई लगातार जारी भी है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। उत्तराखंड में बीते 48 घंटों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बात करें रामनगर की तो कोसी नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान से ऊपर आ गया है। इसको लेकर प्रशासन ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि नदियों और नालों के किनारे ना जाएं और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। हालांकि अभी तक किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं मिली है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए नैनीताल जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल साइन से हो रही लगातार बारिश से पानी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। जो अभी वर्तमान में जो बैराज का जलस्तर है वो 11,363 क्यूसेक है और अभी कंट्रोल कंडीशन है। ऐसी कोई डैमेज की कोई सूचना नहीं है और हम जैसे जैसे हमारा डिस्चार्ज बढ़ता है, हम जिला प्रशासन एवं जो भी हायर अथॉरिटी हैं उनको हम अपने स्तर से लगातार सूचना देते हुए उनको हम अलर्ट देते हैं। अभी अल्मोड़ा से सूचना है कि लगभग 3200 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है 3 घंटे पहले, जो लगभग 7 से 8 घंटे में रामनगर पहुंचता है। लेकिन उससे बहुत ज्यादा ऐसा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि कुछ कुछ स्थलों पे बारिश हो रही है और कुछ जगहों पे बारिश नहीं हो रही है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं। हमने डाउन स्ट्रीम में जितनी भी हमारी पुलिस चौकियां हैं और जो हमारी जिसको हम पहले से मैनुअल्स के हिसाब से सूचित करना होता है, उन्हें हमने पूर्ण सूचना दी हुई है और हम लगातार आगे भी जैसे ही जलस्तर बढ़ेगा उसके लिए हम पुनः सूचना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।